वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम BNS में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल। अगर मैं बात करता हूं एंटीसिपेटरी बेल की, तो हमारे CRPC में कौन से सेक्शन में थी? 438 में, यानी कि सेक्शन 438 ऑफ CRPC टॉक्स अबाउट द एंटीसिपेटरी बेल। और अगर एंटीसिपेटरी बेल की मैं बात करता हूं BNS में कौन से सेक्शन में? 482 में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? बेल इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। जब हमें क्या होता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है अरेस्ट का, यानी कि ऐसा आपने कोई भी ऑफेंस करा है, कौन सा ऑफेंस करा है वो सब बताऊंगा। जब आपको है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको संभावना है आपके अरेस्ट होने की, तो आप क्या ले लेते हो? एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हो। इन्हें जब हम बेल से कंपेयर करेंगे, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल को जब बेल से कंपेयर करूंगा, तो थोड़े से अच्छे से आपको समझ आएगा। तो 2 मिनट का समय दीजिए और आराम से वीडियो में सुनिए। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल बेल की, तो नॉर्मल बेल आप क्या करते हो? उस व्यक्ति को देते हो जो अक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड पर्सन है। और नॉर्मल बेल का मतलब क्या होता है? रिलीज फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। यानी कि नॉर्मल से समझो, एक व्यक्ति है ए, उसे अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो क्या करता है? बेल के लिए अप्लाई करता है, देन उसे बेल दी जाती है। क्लियर? तो जब व्यक्ति को अरेस्ट करा, उसके बाद उसने बेल ली, तो वो कौन सी बेल होती है? नॉर्मल बेल होती है। क्लियर? जब उसे क्या करा जा रहा है? रिलीज करा जा रहा है। कहां से? लॉफुल कस्टडी से। जब व्यक्ति को रिलीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। और याद रखना, नॉर्मल बेल में आप क्या होते हो? अरेस्ट होते हो, उसके बाद आपको बेल मिलती है आफ्टर अरेस्ट। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल, जब व्यक्ति को क्या होता है? रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है अरेस्ट का, कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं, अरेस्ट होने की संभावनाएं हैं उस व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति क्या ले लेता है? बिल्कुल सही, एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। यानी कि क्या? वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही उसने बेल ले ली है। एंटीसिपेटरी बेल में आप अरेस्ट नहीं होते हो, उससे पहले ही आप क्या ले लेते हो? बेल ले लेते हो, क्योंकि आपकी क्या है? रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आप अरेस्ट हो सकते हो। आगे चलते हैं। In the cases of regular bail is granted only when the accused is in the custody, and order of regular bail is an order of release of the accused from custody. अगर मैं बात करता हूं रेगुलर बेल की, तो रेगुलर बेल कब ग्रांट करी जाती है? रेगुलर बेल ग्रांटेड कब? ओनली व्हेन द अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी। जब व्यक्ति क्या होता है? कस्टडी में होता है, लॉफुल कस्टडी में होता है, तब वो बेल लेता है। तो उस बेल को कौन क्या कहेंगे हम? बिल्कुल सही, रेगुलर बेल। और जो ऑर्डर होता है किसका? रेगुलर बेल का, वो क्या होता है? ऑर्डर किस चीज का? रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी। यानी कि व्यक्ति आपका क्या होना चाहिए? कस्टडी में होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, ए व्यक्ति क्या है? कस्टडी में है और उसे बेल दी गई है, तो ये कौन सी बेल होगी? रेगुलर बेल। और जब व्यक्ति आपकी कस्टडी में नहीं है, अरेस्ट नहीं हुआ, आपने पहले ही बेल ले ली, तो वो कौन सी बेल कहलाई जाती है? बिल्कुल सही, एंटीसिपेटरी बेल। On the other hand, in the cases of anticipatory bail, the accused is under an apprehension. ये बार बार reasonable apprehension, under apprehension, इस चीज को रट लो कि भाई उसे लगता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं। किस ऑफेंस के लिए? अभी मैंने कहा था ना, ऑफेंस बताऊंगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। अब यह नॉन बेलेबल क्यों है, मैं बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जो बेलेबल ऑफेंस है, तो ऑब्वियसली उसे पुलिस ऑफिसर या कोर्ट क्या कर देती है? बेल दे देती है। क्यों बेल दे देती है? क्योंकि उसका वो बेल का राइट है, क्योंकि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है? बेलेबल ऑफेंस। तो बेल मिलना है। क्लियर? उसे रिलीज कर दिया जाएगा, उसे बेल दे दी जाएगी। या पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है और कोर्ट भी दे सकती है। अगर उसने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है, तो उसका बेल देने का राइट नहीं होता, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट बेल दे या ना दे। क्लियर? अगर एक व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है और उससे चांसेस है, उससे संभावना है कि वो अरेस्ट हो सकता है, एप्रीहेंशन है कि वो अरेस्ट हो सकता है, एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट में वो क्या कर सकता है? एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा ऑर्डर होता है किसका? रेगुलर बेल का, तो उसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द कस्टडी। और अगर हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी ऑर्डर की, तो वो क्या होता है? ऑर्डर होता है किसका? पुलिस को ऑर्डर किया जाता है, पुलिस अथॉरिटीज को ऑर्डर किया जाता है कि क्या? कि रिलीज कर दिया जाए अक्यूज्ड को बेल पे, इफ ही इज अरेस्टेड। इसका मतलब क्या है? हम सभी को पता है एंटीसिपेटरी
बेल जो होती है उसमें व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। अब एक व्यक्ति है वो अरेस्ट नहीं हुआ, उसे लगता है जो उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है उसके लिए उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा। कौन सी बेल ले ली उसने कोर्ट में जाके? एंटीसिपेटरी बेल ले ली। अब जो एंटीसिपेटरी बेल होता है, जो इसका ऑर्डर होता है, वो क्या करता है? वो पुलिस अथॉरिटी को क्या करता है? ऑर्डर करता है कि अगर आपने इस व्यक्ति को अरेस्ट करा तो आप इसे क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक है? तो याद रखना, जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो अरेस्ट पे स्टे नहीं लगाती, वो क्या कहती है? जो डिटेंशन होता है उस पे स्टे लगाती है। इसे बहुत ध्यान से समझना, कोई इजीली आपको बताएगा भी नहीं यूट्यूब पे। एक व्यक्ति है ए, उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, उसने क्या ले ली? एंटीसिपेटरी बेल ले ली। क्लियर? अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अथॉरिटीज जो है वो इसे अरेस्ट नहीं करेंगी। अरेस्ट करेंगी, जैसे ही अरेस्ट करेंगी तो इमीडिएटली उसे क्या कर देंगी? रिलीज कर देंगी, क्योंकि उस पर क्या है? एंटीसिपेटरी बेल है। तो यहाँ जो ये ऑर्डर होता है एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर, वो अरेस्ट पे, यानी कि अरेस्ट पे रोक नहीं लगाता, अरेस्ट पे स्टे नहीं लगाता, वो किस पे लगाता है? डिटेंशन पे स्टे लगाता है। यानी कि अब उसे आप डिटेन नहीं कर सकते। अगर आपने अरेस्ट करा तो उसे इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। समझ आगे वही चीज लिखिए, देखते हैं। एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ अरेस्ट, rather the order is only if he arrested, अगर उसे अरेस्ट करा गया, he shall मतलब मैंडेटरी, उसे क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर? जो वो क्या करेगा? फर्निश करेगा बेल। आगे चलते हैं, अब सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 482 BNSS, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल को हम प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। प्री अरेस्ट बेल का मतलब क्या हो गया? यानी कि अरेस्ट होने से पहले वाली बेल। कौन सी बेल कहलाती जाती है? हमारी प्री अरेस्ट बेल, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, और इसे हम ब्लैंकेट बेल भी कहते हैं। क्लियर? व्हेन एनी पर्सन रीजन टू बिलीव या रीजनेबल एप्रीहेंशन मे बी अरेस्टेड, यानी कि एक कोई व्यक्ति है, उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है। किस ऑफेंस के लिए? नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में क्या करेगा? अप्लाई करेगा। किस चीज के लिए? बेल के लिए। और अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कोर्ट तो वो क्या कर देगी? बिल्कुल बेल को ग्रांट कर देंगे। क्लियर? और अगर जो बेल के लिए ग्रांट करी गई तो वो बेल कौन सी बेल कहलाई जाती है? एंटीसिपेटरी बेल कहलाई जाती है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? ऑर्डर होता है किसे? पुलिस अथॉरिटी को, कि अगर आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करते हो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए तो आप क्या कर दोगे? उसे इमीडिएटली रिलीज कर दोगे जब वो बेल फर्निश करेगा। अब एक पर्टिकुलर वर्ड बोला मैंने कि पर्टिकुलर ऑफेंस, यानी कि एक व्यक्ति है ए, आप उसे लग रहा है कि मैंने ए नंबर 1 ऑफेंस जो करा है उसके लिए भी अरेस्ट करूंगा, टू के लिए भी उसको 3 ऑफेंस करें। ए ने क्या करें? 3 ऑफेंस करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब तीनों ही क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर ए कोर्ट में जाता है, कौन सी कोर्ट के लिए जाएगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए? या तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा। तो अब वो कोर्ट में बताएगा कि उससे किस चीज का रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है अरेस्ट के लिए, यानी कि कौन से ऑफेंस के लिए हो रहा है। तो जिस ऑफेंस के लिए वो बताएगा, लेट्स सपोज मुझे लग रहा है कि 1 के लिए मुझे कि मैं ऑफेंस नंबर 1 के लिए अरेस्ट हो सकता हूं। उसने कोर्ट में गया, कोर्ट सेटिस्फाई, कोर्ट ने क्या करी? एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। किसके लिए? फॉर ऑफेंस नंबर 1। फॉर ऑफेंस नंबर 1 पुलिस आई एक के घर में, उसे अरेस्ट कर लिया और उसे डिटेन भी कर रही है, यानी कि कस्टडी में भी रख रही है, उसे रिलीज नहीं कर रही है। क्यों? पुलिस क्या कर सकती है? ऑफेंस नंबर 2 और 3 के लिए तो भैया उसे डिटेन कर सकती है। आप समझे? तभी हमारी एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन रहती है उसमें ऑफेंस का मेंशन होना बहुत जरूरी है कि आप किस ऑफेंस के लिए एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एंटीसिपेटरी बेल ले ली और आप कितने भी ऑफेंस कर लो नॉन बेलेबल ऑफेंस, नहीं, पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आपको ग्रांट करी जाती है एंटीसिपेटरी बेल। क्लियर? आगे चलते। क्लॉज 2 क्या कहता है? व्हेन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स अ डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 इट में इंक्लूड सच कंडीशंस। कुछ कंडीशंस भी क्या करी जा सकती है? उस व्यक्ति पे इंपोज करी जाती है। कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी पुलिस ऑफिसर को इंटेरोगेशन के लिए उस व्यक्ति को बुलाना होगा तो वो व्यक्ति क्या हो?
पुलिस ऑफिसर के लिए अवेलेबल होगा। जब भी चाहेगी पुलिस उस व्यक्ति को बुलाएगी और उस व्यक्ति का आना जरूरी है। क्लियर? जिसे हमने एंटीसिपेटरी बेल में रिलीज कर रहे हैं। पर्सन शैल नॉट बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस टू एनी पर्सन अक्वाइंटेड विद द फैक्ट। यानी कि जिस पर्सन को हमने एंटीसिपेटरी बेल दी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेगा। किस व्यक्ति को? किसी भी व्यक्ति को जो किससे? केस के फैक्ट से एक्वेंटेड है, जुड़ा हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। जिस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी गई है वो इंडिया को लीव नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। पर्सन शैल नॉट बी लीव इंडिया विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज अंडर सबसेक्शन 3 और सेक्शन 480, यानी कि अदर कंडीशन भी इम्पोज करी जा सकती है जो हमारे सबसेक्शन 3 में गिवन है। अब वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। क्लियर? यहाँ मैंने आपको एक्स्ट्रा बता रखा है जिसमें 482 डील कर रहा हूँ, तो 480 की क्या कंडीशंस बताने की जरूरत है मुझे, बट तब भी मैं अदर कंडीशंस बता रहा हूँ कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, बैक में सब चीज आपको नोट्स में मिल जाए। शेल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द मून। जो भी बॉन्ड में कंडीशन है उसके हिसाब से वो क्या करेगा? अपीयर होगा, अटेंड करेगा। कोई भी सिमिलर ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये वाला रिपीट है पॉइंट, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को जो क्या है फैक्ट से एक्वेंटेड है। क्लियर? आगे चलते हैं 482 में क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या कहता है? इफ सच पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल if a magistrate taking cognizance of such offence and decide that a warrant should be issued shall issue a bailable warrant। यानी कि क्या गया, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है विदाउट वारंट तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? मैंडेटरी उस व्यक्ति को बेल पर रिलीज कर देगा। और अगर किसी भी मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया किसी भी ऑफेंस का और डिसाइड करा क्या कि वारंट क्या थे, रिक्वायर्ड थे, इसमें एक को अरेस्ट करा गया है, मजिस्ट्रेट साहब ने क्या लिया? कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस हमारा किस सेक्शन में है? देखो सीआरपीसी की बात करता हूं तो 190 में था और अब बीएनएस में 210 में है। क्लियर? बीएनएसएस में 210 में और सीआरपीसी में 190 में था कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया, उन्हें लगा कि भैया जिसे हमने अरेस्ट करवाया था, यानी कि जो अरेस्ट हुआ है ए व्यक्ति, अब वो कैसा था? उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करा गया, बट वारंट रिक्वायर्ड था इसमें, तो वो क्या इशू कर देंगे? वो बेलेबल वारंट इशू कर देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लोज 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और अगेन अभी बेरक को जब मैं आपको समझाऊंगा तब मैं डिस्कस कर दूंगा। 482 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट। यानी कि पर्सन को क्या है? रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो अरेस्ट हो सकता है किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो वो क्या करता है? बिल्कुल सही, एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करता है। ठीक है, देखते हैं क्लॉज 1 क्या कहता है। ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ। 438 में था सीआरपीसी में, अब 482 में है। एंटीसिपेटरी बेल किस ऑफेंसेस में दी जाती हैं? किस ऑफेंसेस में ग्रांट होती है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में। रीड आउट करते हैं। When any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offense, किसी भी पर्सन को रीजन टू बिलीव है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए जो उसने कमिट करा है, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट। वो कहाँ अप्लाई करेगा? हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा और कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करेगा। क्लियर? और अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को क्या लगता है? फिट लगता है, यानी कि वो सेटिस्फाइड होती है, तो वो क्या कर देंगी? बिल्कुल सही, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देंगी। और अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट करा जाता है, इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, और उस व्यक्ति का अरेस्ट होता है, इमीडिएटली उसे क्या कर दिया जाएगा? ही शैल, यानी कि मैंडेटरी उसे क्या करा जाएगा? बेल पे रिलीज करा जाएगा, बट बेल फर्निश करनी होगी किसे? उस पर्सन को, अक्यूज को। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है? When High Court or Court of Session make a direction under subsection 1, it may include such conditions, यानी कि कुछ कंडीशन इम्पोज की जा सकती है। जैसे कौन सी कंडीशन है? कि जब भी इंटरोगेशन होगा उस व्यक्ति का अवेलेबल होना मैंडेटरी है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंड्यूस, थ्रेट और क्या प्रॉमिस नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को जो केस के फैक्ट से क्या है? एक्वेंटेड है, कनेक्टेड है। क्लियर? उन्हें नहीं कर सकता इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस। थर्ड क्लॉज क्या कहता है? थर्ड सब क्लॉज क्या कहता है? पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया, वो इंडिया को लीव नहीं कर सकता, यानी कि इंडिया से बाहर नहीं जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। फोर्थ क्या है? वो कंडीशंस जो हमारी 480 के सबसेक्शन 3 में दी गई हैं, और ये चीज मैंने आपको भी नोट्स में दिखा दी कौन कौन सी कंडीशंस थी।
आगे चलते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 कहता है इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है विदाउट वारंट, किसके द्वारा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा, and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail. उसे क्या कर दी जाएगी? बेल ग्रांटेड कर दी जाएगी। इफ मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, अगर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वारंट का इशू होना जरूरी था, तो वो क्या करेंगे? ही शैल इशू बेलेबल वारंट। गॉट इट? फोर्थ क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, यानी कि जो भी सेक्शन में कहा गया वो अप्लाई नहीं होगा किन ऑफेंसेस के लिए? shall apply to any case involving arrest, give me a minute, arrest of any person on acquisition, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेंगे जिस पे किस चीज का एक्विजिशन हो, उसने कौन सा ऑफेंस कमिट करा होगा? सेक्शन 65 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये दोनों सेक्शन आप बीएनएस के देख लेना, यानी कि बीएनएस क्या है? हमारा आईपीसी जो था, उसके आप एक बार ये सेक्शन देख लेना। इन दोनों सेक्शंस में आपके ये प्रोविजन जो हमने डिस्कस करें 482 के बीएनएसएस के, वो अप्लाई नहीं होंगे। होपफुली आप सभी को एंटीसिपेटरी बेल कंसेप्ट, यानी कि जो हमारा सेक्शन 438 सीआरपीसी में था और आप किस सेक्शन में है? 482 बीएनएसएस में है, आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रोविजन में, किसी भी वीडियो में, किसी भी कंसेप्ट में, लॉ में, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरा यूजर नेम shubhamdubal.22 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। कुछ क्लासेस लेनी है, पर्सनल क्लासेस, वो भी वहाँ आप मेरे से ले सकते हैं, 1 by 1 पर्सनल क्लासेस। जो भी चीज़ें आप मेरे से अपनी क्वेरीज को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट समझ आता है, अगर आपको एफर्ट्स दिखते हैं मेरे, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन एंड ऑर्डर कि आप लोग क्या करेंगे? बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले आपको मिल सके। जिससे क्या हो, कोई अगर रेलिवेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसकी नोटिफिकेशन आप पे आएगी तो आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।